हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग। बच्चों आज हम बात करेंगे बेसिडियोमाइसीटीज़ की, या जिसे हम क्लब फंजाई भी कहते हैं। बच्चों एक कहावत है कि जीवन जीना आसान नहीं होता, जीवन जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जीवन जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक चोट ना पड़े हथौड़े की, पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो बच्चों जो संघर्ष होते हैं लाइफ में, जो स्ट्रगल्स होते हैं, वो लाइफ का पार्ट होते हैं। जितने हम लाइफ में स्ट्रगल फेस करते हैं, उतनी हमारी जो टैलेंट है, उतनी हमारी जो खूबियाँ हैं, वो निखर के आती हैं। इसलिए हमें संघर्ष से भागना नहीं होता, हमें संघर्ष का, स्ट्रगल का सामना करना होता है और अपनी गुड क्वालिटीज़ को निखारना होता है। तो बच्चों बेसिडियोमाइसीटीज़ के अंदर एनसीईआरटी की लाइनें पढ़ते हैं। कॉमनली नॉन फॉर्म ऑफ बेसिडियोमाइसीटीज आर मशरूम एंड ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल्स। इनके कॉमन नेम है ये। इनको हम कॉमनली मशरूम कह सकते हैं, इनको हम ब्रैकेट फंजाई कह सकते हैं और इनको हम पफ बॉल्स भी कहते हैं। दे ग्रो इन सॉइल ऑन लॉग्स एंड ट्री स्टम्प। जो पेड़ों के ज़मीन में हिस्से रह जाते हैं पेड़ कटने के बाद, ठीक है, तो उनके ऊपर ये ग्रो करती है। प्लस ये पैरासाइट भी होती है प्लांट बॉडी में, जैसे रस्ट एंड स्मट। तो रस्ट और स्मट जो फंगल डिजीज़ हैं, जो पैरासिटिक फंगस से होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे अपना गेहूं जो होता है, तो यूजुअली रस्ट और स्मट जो वीट होते हैं उसको अफेक्ट करती हैं ये फंगस। जो वीट के जो ग्रेन्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। तो रस्ट एंड स्मट एक कॉमनली फंगल डिजीज़ हैं जो बेसिडियोमाइसीटीज़ की वजह से होते हैं। पहले की तरह माइसीलिया, इसमें भी ब्रांच होता है और पार्टीशन होते हैं, यानी सेप्टे होते हैं। इससे पहले हमने एसेक्सुअल स्पोर्स के नाम देखे थे, बट यहाँ पे एसेक्सुअल स्पोर आर जनरली नॉट फाउंड। बट इसका मतलब ये नहीं है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नाम यहाँ पे हो जाएगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यानी यहाँ पे जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो कॉमन है फ्रेगमेंटेशन से। तो ध्यान रखेंगे कोनिडिया किस में बना था, जिसको एसेक्सुअल स्पोर हमने बोला था एस्कोमाइसीटीज़ में। यहाँ पे कोनिडिया की जगह जो रिप्रोडक्शन है वो फ्रेगमेंटेशन से हो रहा है, और ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें फ्रेगमेंटेशन शामिल होती है उसे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कह देते हैं। यानी यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है जो कि फ्रेगमेंटेशन से होता है। फ्रेगमेंटेशन क्या है कि यहाँ पे स्पोर्स बनने की बजाय कि जो हाइफा होता है उसका कोई टुकड़ा जो है टूट के दूसरी जगह पे चला गया और उसने जर्मिनेट करके नया फंगस बना दिया। तो इस प्रकार से यानी एक फ्रेगमेंट से जब नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है उसे फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। हाइड्रा में भी ये चीज़ कॉमनली देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए, सेक्स ऑर्गन आर एब्सेंट, सेक्स ऑर्गन आर एब्सेंट, सही है। बट प्लाज्मोगेमी अकर बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल, यानी जो वेजिटेटिव सेल हैं उनके जुड़ने से प्लाज्मोगेमी होती है ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन और जीनोटाइप टू फॉर्म डाइकैरियोटिक फेज, यानी इसके अंदर भी डाइकैरियोटिक फेज होता है एस्कोमाइसीटीज की तरह। बट वहां पे डाइकैरियोटिक फेज से एस्कस बना था, यहाँ पे डाइकैरियोटिक फेज गिव राइज टू बेसिडियम। और जो बेसिडियम या जो बेसिडिया होता है उसके अंदर छोटे छोटे स्पोर्स बनते हैं जिसको हम बेसिडियोस्पोर्स कहते हैं। और बेसिडिया जिस स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद है उसे फ्रूटिंग बॉडी, और यहाँ पे फ्रूटिंग बॉडी का नाम हो जाएगा बेसिडियोकार्प। इससे पहले फ्रूटिंग बॉडी का नाम था एस्कोकार्प। तो कैरियोगेमी एंड मियोसिस टेक प्लेस इन बेसिडियम, ठीक है। तो यानी ये सारी बातें इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आ जाएंगी। तो कैरियोगेमी और मियोसिस होती है बेसिडिया या बेसिडियम के अंदर, एंड इट प्रोड्यूस 4 बेसिडियोस्पोर्स, जिससे 4 बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं। वहाँ पे 8 एस्कोस्पोर बने थे। बेसिडियोस्पोर्स आर एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस ऑन ए बेसिडियम। तो यानी ये जो स्पोर्स हैं ये एक्सोजीनियसली यानी बाहर की तरफ बनते हैं, किस पे, बेसिडिया पे। बेसिडियम एक रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है। वहां पे स्पोर एंडोजीनियसली बने थे एस्कस के अंदर,
यहां पे स्पोर एक्सोजीनियसली यानी बाहर की तरफ बन रहे हैं बेसिडिया के ऊपर। ठीक है, आगे देखते हैं एनसीईआरटी क्या लिखता है। बेसिडिया आर अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड बेसिडियोकार्प। तो बेसिडियोकार्प इनकी फ्रूटिंग बॉडी का नाम हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल बच्चों हो जाएंगे एगेरिकस जिसको मशरूम कहते हैं, उस्टिलेगो जिसको स्मट फंगस कहते हैं, और पुसिनिया जिसको रस्ट फंगस कहते हैं। यानी जो स्मट डिजीज है वो उस्टिलेगो की वजह से होता है, और जो रस्ट डिजीज होता है वो पुसिनिया की वजह से होता है। तो ये फंगल डिजीज हैं प्लांट्स के अंदर। ठीक है, रस्ट एंड स्मट। अब यहां पे हम इसके रिप्रोडक्शन के बारे में बच्चों बात करते हैं कि किस प्रकार से इसमें रिप्रोडक्शन हो रहा है, सेक्सुअल एज वेल एज एसेक्सुअल। देखते हैं, ये देखो दो हाइफे हैं, हाइफे आपस में जुड़े। अपने को पता है जब हाइफे आपस में जुड़ेंगे तो स्ट्रक्चर हो जाएगी, स्टेज हो जाएगी प्लाज्मोगैमी। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर हो रहा है। तो जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें ये आपस में जो मेटिंग टाइप हाइफे हैं वो जुड़ रहे हैं, एक को प्लस और एक को माइनस हाइफा बोल देते हैं। ठीक है, तो यानी ये जो स्टेज है प्लाज्मोगैमी के बाद ये है डाइकैरियोटिक स्टेज यानी N+N। हाइफा की जो हर एक यूनिट है, हर एक यूनिट में तुम्हें 2 न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए प्लाज्मोगैमी के बाद डाइकैरियोटिक स्टेज बन जाती है। उसके बाद अपने को बेसिडियोकार्प दिख रहा है। ये जो पूरी स्ट्रक्चर होती है इसे हम फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं, और फ्रूटिंग बॉडी का ही दूसरा नाम होता है बच्चों बेसिडियोकार्प। तो यहाँ पे फ्रूटिंग बॉडी का नाम है बेसिडियोकार्प, जिसके अंदर डाइकैरियोटिक स्टेज है यानी N+N है। मतलब इसके अंदर जो बेसिडिया होता है, इसके अंदर जो बेसिडिया होता है, जैसे अगर हम इस स्ट्रक्चर को यहाँ से बड़ा करके देखें तो ये रोड लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है। तो रोड लाइक स्ट्रक्चर बेसिडिया है, और बेसिडिया के अंदर बनते हैं बेसिडियोस्पोर्स। अब ये देखो आप, ये एक बेसिडिया है, ये एक बेसिडिया है। देखो ना बहुत सारे बेसिडिया हो गए। हर एक बेसिडिया के अंदर डाइकैरियोटिक स्टेज है, हर एक बेसिडिया के अंदर, यानी ये रोड लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक बेसिडिया है, और ये बेसिडिया आप देखो टॉप पे बना है, टॉप पे मतलब बाहर की तरफ, इसलिए हमने इसके लिए एक्सोजीनियस वर्ड यूज किया है। तो यानी ये जो बेसिडिया है इसमें 2 न्यूक्लियस अपने को दिखाई दे रहे हैं। हर एक बेसिडिया में, हर एक बेसिडिया में 2 न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं, और जो बेसिडिया है वो किनारों की तरफ बना है, टर्मिनल्स पे बना है, इसलिए हम इसको एक्सोजीनियस बोल रहे हैं। तो यानी जो एक कंपार्टमेंट है हाइफे का, हाइफे का एक कंपार्टमेंट जो टर्मिनल की तरफ है, जो किनारों की तरफ है, उसको हमने बेसिडिया बोल दिया। और अपने को पता है प्लाज्मोगैमी के बाद जो हर एक कंपार्टमेंट है जिसे आप बेसिडिया फिलहाल बोल रहे हैं, तो उसके अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं N+N। उसके बाद ये दोनों न्यूक्लियस जुड़ेंगे, कैरियोगैमी हो जाएगी, यानी जो बेसिडिया है वो डिप्लॉइड हो जाएगा। ये देखो, ये बेसिडिया है, रोड लाइक स्ट्रक्चर, लेकिन मेरा बच्चा इसमें जो अभी न्यूक्लियस है वो हैप्लॉइड नहीं बल्कि डिप्लॉइड है। अब डिप्लॉइड न्यूक्लियस क्यों है बेटा, डिप्लॉइड न्यूक्लियस क्यों है बताना जरा। ये डिप्लॉइड न्यूक्लियस बच्चों इसलिए है क्योंकि दोनों न्यूक्लियाई फ्यूज हो गए हैं, यानी कैरियोगैमी हो गई है, तो ये डिप्लॉइड है। तो डिप्लॉइड न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, डिप्लॉइड न्यूक्लियाई प्रेजेंट है यहाँ पे। ठीक है, 2N, और ये डिप्लॉइड न्यूक्लियोइड से बनेगा बेसिडियोस्पोर मियोसिस होने के बाद। अब मियोसिस हो गई। अब देखो मियोसिस होने के बाद ये था टर्मिनल पे, यहाँ तो हुआ करता अपना बेसिडिया, इसलिए इसको एक्सोजीनियस कहा। देखो बाहर की तरफ बन रहा है, किसी स्ट्रक्चर के अंदर नहीं बन रहा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर पहले वहां पे हुआ करती जिसको हम फ्रूटिंग बॉडी कहते थे, लेकिन अब जो स्पोर्स है ये बाहर की तरफ बन रहे हैं। भाई एक बात देखो, जब मियोसिस होएगी तो जो बेसिडिया है उसमें जो एक 2N न्यूक्लियस है, मियोसिस के बाद उससे 4 सेल बनेगी। तो जो बेसिडियम है उसमें 4 न्यूक्लियस बन जाएंगे, चारों हैप्लॉइड होंगे। तो बेसिडियम कंटेन 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। ये देखो ये न्यूक्लियाई हो गए। तो बेसिडियम विद 4 अपेंडेजेस। ठीक है, जो 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई हैं वो आगे ग्रो करके स्पोर्स बना देते हैं, और उन स्पोर्स को हम बोलते हैं बेसिडियोस्पोर। तो बेसिडियोस्पोर यानी जो कि हैप्लॉइड हैं उनको एनवायरनमेंट में रिलीज कर दिया जाता है, उसकी जर्मिनेशन हो जाती है। जर्मिनेशन होने के बाद हैप्लॉइड माइसीलिया बन जाएगा या हाइफे बन जाएंगे। ठीक है, तो हर एक माइसीलिया के अंदर जो हाइफे है,
हाइफे के अंदर हर एक कंपार्टमेंट में एक एक न्यूक्लियस है, इसलिए हैप्लॉइड माइसीलिया बन जाएगा। इसका मतलब फंगस की ग्रोथ हो जाएगी। इसी प्रकार से मैंने बताया कि दो मेटिंग टाइप का मतलब होता है बच्चों स्पीसीज, उसी स्पीसीज का जो माइसीलियम है उसी स्पीसीज के माइसीलियम से जुड़ेगा, उसी स्पीसीज का माइसीलियम उसी स्पीसीज के दूसरे माइसीलियम से जुड़ेगा। स्पीसीज अगर बदलेगी तो इनमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो मेटिंग टाइप मतलब सेम स्पीसीज के माइसीलिया, एक को नेगेटिव बोल दिया एक को पॉजिटिव बोल दिया, ये माइसीलिया आपस में फिर से जुड़ गए। ये देखो जैसे माइसीलिया आपस में जुड़े तो हमें दिख रहा है प्लाज्मोगैमी हो गई, और प्लाज्मोगैमी होने के बाद हर एक कंपार्टमेंट में दो न्यूक्लियस हो गए। डाइकैरियोटिक स्टेज प्लाज्मोगैमी के बाद होती है। अब बच्चों ये जो हर एक कंपार्टमेंट है, ये हर एक कंपार्टमेंट ऐसे राउंड राउंड सी स्ट्रक्चर बना दिया। जो किनारों पे जो कंपार्टमेंट है जो राउंड स्ट्रक्चर बनाया उसको हमने बेसिडिया कह दिया। मतलब पहले तो यहाँ तो एक कंपार्टमेंट था, अब ये कंपार्टमेंट जो किनारे वाला कंपार्टमेंट है इसका नाम बेसिडिया हो गया, जिसमें दो न्यूक्लियाई हैं हैप्लॉइड। दोनों हैप्लॉइड न्यूक्लियाई जुड़े तो कैरियोगैमी हो गई। अब जो बेसिडिया है उसमें डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होगी 2n। अब 2n स्ट्रक्चर में मियोसिस हुई और उससे बने बेसिडियोस्पोर्स। अब ये देखो ये बेसिडियोस्पोर्स हैं जो बड़े हो रहे हैं और धीरे धीरे ये यहाँ से छिटक जाएंगे, हट जाएंगे और इनको रिलीज कर दिया जाएगा वातावरण में, इन्वायरमेंट में। अब ये बेसिडियोस्पोर्स हैं जो कि हैप्लॉइड स्ट्रक्चर हैं, इस तरीके से जर्मिनेट होके ये फिर से नए माइसीलिया या हाइफे बना देंगे। तो ये इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। बच्चों इसमें हम जो माइसीलिया है या जो हाइफे है वो सीधा ग्रो नहीं कर रहा, वो सीधा ग्रो करके कोनिडिया या स्पोरेंजियोस्पोर नहीं बना रहा, वो सीधा ग्रो करके कोनिडिया या स्पोरेंजियोस्पोर नहीं बना रहा। इसका मतलब इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। तो ये साइकिल सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है। इनमें फ्रेगमेंटेशन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही जो टाइप कह सकते हैं। ठीक है, तो यानी एक फ्रेगमेंट टूट के नया फंगस बना सकता है। तो याद रखेंगे ना कि किसमें फ्रेगमेंटेशन होती है और किसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। तो मेरे ख्याल से अब हम आगे बढ़ते हैं। टोडस्टूल नॉन एडिबल होती है लेकिन पॉइजनस होती है। जो ब्रैकेटेड फंजाई हैं दे आर प्रेजेंट ऑन ट्री ट्रंक, पेड़ों की जो ट्रंक होती है उस पर ब्रैकेट फंजाई ऐसे ब्रैकेट की तरह मिलती हैं। बेसिडियोमाइसिटीज को सबसे एडवांस फंजाई कहा जाता है। इस बेस्ट वुड डिकम्पोजर के रूप में जानी जाती है क्योंकि ये लिग्निन और सेलुलोज को भी डिकम्पोज कर देती है। अगर मैं इनके डायग्राम दिखाऊं आपको, ये देखो इस प्रकार से पेड़ों के ट्रंक पे होती है ब्रैकेटेड फंजाई। ठीक है, यानी बेसिडियोमाइसिटीज। ये पफ बोल होती है बेसिडियोमाइसिटीज की। ये ट्राइकोडर्मा इस प्रकार का होता है, अल्टरनेरिया इस प्रकार का होता है। ठीक है बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं ड्यूट्रोमाइसिटीज के बारे में। दे आर कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई ड्यू टू एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज। मैंने कहा था सबसे पहले हमने जाइगोमाइसिटीज के अंदर या फाइकोमाइसिटीज के अंदर देखा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा एस्कोमाइसिटीज में, बेसिडियोमाइसिटीज में फ्रेगमेंटेशन हो जाता है, और बच्चों ड्यूट्रोमाइसिटीज में सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव फंजाई रहती है, यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, इसीलिए इसको इम्परफेक्ट फंजाई कहा जाता है। जब इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कवर किया जाता है या जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट करती है तो फिर उसे हम बेसिडियोमाइसिटीज या एस्कोमाइसिटीज में क्लासीफाई कर देते हैं। यानी जब तक ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रहेगा तो ड्यूट्रोमाइसिटीज, जब ड्यूट्रोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने लगा तो हम कहेंगे कि ये अब तो या तो एस्कोमाइसिटीज बन गई है या बेसिडियोमाइसिटीज बन गई है। देखो जरा, When sexual stage discovered, जैसे सेक्सुअल स्टेज पता चलती हैं, they are correctly identified and move out of ड्यूट्रोमाइसिटीज to class to which they rightly belong to। यानी जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टेज इनमें आती है तो इनको डाल दिया जाता है एस्को और बेसिडियोमाइसिटीज में, इसीलिए इनको इम्परफेक्ट फंजाई कह रहे हैं। इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज हैव बीन गिवन वन नेम, यानी ड्यूट्रोमाइसिटीज, एंड इसका जो सेक्सुअल स्टेज है उसको हम दूसरा नेम दे सकते हैं। दूसरा नेम क्या? एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज। ठीक है। लेटर
लेटर व्हेन द लिंकेज वर इस्टेब्लिश, जैसे जैसे हमें लिंकेज का पता चलता है, दे वर करेक्टली आइडेंटिफाइड एंड मूव आउट ऑफ ड्यूट्रोमाइसिटीज। मैंने जो बताया था कि जैसे सेक्सुअल स्टेज इसमें आती हैं, ड्यूट्रोमाइसिटीज से निकाल के इनको डाल देते हैं किसके अंदर, एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर। तो इसमें एसेक्सुअल स्पोर बनते हैं और जिसका नाम है कोनिडिया। तो ध्यान रखेंगे कोनिडिया किस किस में बनता है, यहां पे बना, एक बार पहले भी बना था, ठीक है। यहां भी माइसीलियम सेप्टेट होता है और ब्रांच होता है। सम मेंबर आर सेप्रोफाइट्स, कुछ मेंबर सेप्रोफाइट होते हैं और पैरासाइट होते हैं, बट लार्ज नंबर ऑफ देम आर डीकंपोजर। अब डीकंपोजर हैं तो इसका मतलब ज्यादातर जो हैं वो सेप्रोफाइट्स हैं। डीकंपोजर ऑफ लीटर, लीटर का मतलब होता है बच्चों वेस्ट मैटर, एंड हेल्प इन मिनरल रिसाइकलिंग, यानी जो पेड़ पौधे होते हैं उनके पत्ते झड़ जाते हैं तो उनको ये डीकंपोज करने का काम करती है। तो इसीलिए इसे हम मिनरल साइकिलिंग कहेंगे, यानी ऑर्गेनिक मैटर इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हो जाएगा और मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी में से इनऑर्गेनिक मैटर को फिर से प्लांट्स इस्तेमाल कर लेंगे। इस प्रकार से मिनरल्स की साइकिलिंग एनवायरनमेंट में होती रहेगी। एग्जाम्पल है इसके अल्टरनेरिया और कोलेटोट्राइकम। तो कोलेटोट्राइकम और अल्टरनेरिया और ट्राइकोडर्मा, तीन एग्जाम्पल तुम इसमें रट्टा मार लेना, याद कर लेना। ट्राइकोडर्मा के बारे में खास बात होती है कि ये काइटिनेज एंजाइम प्रोड्यूस करती है और एक मेडिसिन इसमें से निकलती है बेटा, साइक्लोस्पोरिन, जो कि इम्यूनोसप्रेसेंट होता है। तो ध्यान रखेंगे ट्राइकोडर्मा किससे रिलेटेड हुई, ड्यूट्रोमाइसिटीज से। इसमें से एक इम्यूनोसप्रेसेंट निकलता है साइक्लोस्पोरिन, जो ऑर्गन ग्राफ्ट रिजेक्शन में यूज किया जाता है या बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में यूज किया जाता है कि बॉडी कहीं जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है उसको रिजेक्ट ना कर दे, क्योंकि जो साइक्लोस्पोरिन होता है ये सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को, टी सेल से जो इम्यूनिटी होती है उसको स्लो डाउन करता है। क्यों? क्योंकि कुछ इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स जो निकलते हैं बॉडी में उनकी रिलीज को कम करता है ये। तो इन्फ्लामेटरी मेडिएटर से रिलीज होना कम होंगे तो टी सेल को कम सिग्नल मिलेंगे और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी धीमी हो जाएगी, जिससे कि ऑर्गन को रिजेक्ट होने का जो खतरा है वो कम हो जाएगा। इसलिए बच्चों इनको इम्यूनोसप्रेसेंट भी कहते हैं, क्योंकि इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर रही है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को स्लो डाउन करके, ठीक है। तो ऑटो इम्यून जो डिजीज होते हैं वहां भी इनका इस्तेमाल कर लिया जाता है। अब बच्चों बात आती है माइकोराइजा की, जिसके बारे में थोड़ा अपने को पता होना चाहिए।